नमस्कार। हाउ टू मेक कॉस्ट शीट एंड मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड, इस टॉपिक पे हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे बुक करना है, कॉस्ट शीट में मटेरियल कॉस्ट किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो हमारा रोल किसी भी कंपनी में, या तो आप वहाँ किसी कंपनी में एज एम्प्लॉय आप काम करेंगे या एज ऑफिसर आप वहाँ काम करेंगे, उस कंपनी में कॉस्ट एंड बजट को आप हेड करेंगे और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कॉस्ट शीट मेंटेन करना, कॉस्ट शीट बनाना और कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना। या हम उस कंपनी में एज ए कॉस्ट ऑडिटर गए हैं तो हमें कॉस्ट ऑडिट करना है और कॉस्ट शीट को चेक करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करना है और ये एश्योर होना है कि मटेरियल कॉस्ट जो लिया गया है, प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट या केमिकल्स का जो कॉस्ट शीट में दिखाया गया है, कॉस्ट रिकॉर्ड में जो दिखाया गया है, वो सही है कि नहीं। हमें एज ऑडिटर चेक करना है कि एज पर CRA1 जो मटेरियल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, वो सही तरीके से कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रही है या किसी और अदर मोड में मेंटेन कर रही है। अगर कोई स्मॉल कंपनी है तो हो सकता है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली में मेंटेन कर रही हो, या ERP के अंदर एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा कर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही हो। अगर बड़ी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, तो वो SAP इन्वायरमेंट में काम कर रही होगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा हो। अकाउंटिंग का जो थंब रूल है वो सेम रहता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। तो ये एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ये हमारा इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम कॉस्ट शीट को और कॉस्ट रिकॉर्ड को एज फार एज पॉसिबल साइंटिफिकली एकदम सही मेंटेन करें। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला सीढ़ी है, फर्स्ट पायदान है कि आपको जिस कंपनी का आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जिस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए या माइनिंग इंडस्ट्री है, जिसके लिए आप कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं, जिसका आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उस कंपनी के नेचर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता रहना चाहिए। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, माइनिंग कैसे हो रहा है, सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बिजनेस का नेचर क्या है, वो उसका प्लांट कितने एरिया में फैला हुआ है, कितना प्रोडक्शन फ्लो है, उसका प्रोडक्शन फ्लो डायग्राम क्या है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा। तो आप अगर किसी कंपनी में पहली बार आपकी ज्वाइनिंग होती है या आप कॉस्ट एंड बजट में फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र होकर गए हैं, तो आपको सबसे पहले ये एश्योर हो लेना है उस कंपनी के ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके नेचर, कैरेक्टर, ये सबको आपको अच्छी तरीके से पहले समझ लेना होगा। और अदर हैंड अगर हम कॉस्ट ऑडिट करने गए उस कंपनी में, तो आपको शुरू का 2-4 दिन आपको उस कंपनी के नेचर को समझने में देना चाहिए। उसके प्लांट को विजिट कीजिए, उसके रॉ मटेरियल डिवीज़न को विजिट कीजिए, रॉ मटेरियल कहाँ पर रखा रहा है, किस तरीके से मटेरियल का फ्लो होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है। इन सारी बातों को पहले आपको समझना होगा, तभी आप सही तरीके से ऑडिट कर पाएंगे, उसके कॉस्ट रिकॉर्ड को आप सर्टिफाई कर पाएंगे। तो आज हम लोग अब समझते हैं आगे कि CRA1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे क्या बोलता है और कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे है, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट को डेराइव करेंगे, एंड वेदर provisions for material cost in CRA1 form
and cost accounting standard are equal or not, दोनों में क्या सिंक्रोनाइज है या नहीं है, इन सारी बातों को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर CRA1 मटेरियल कॉस्ट और रिलेवेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मटेरियल कॉस्ट के लिए, वह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो मैंने यहाँ पर दोनों के कॉलम में कंपैरिजन के लिए एक जगह पे उसके प्रोविजंस को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और आइए हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और उसको ऊपर डिस्कस करते हैं। तो CRA1 का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको बोल रहा है कि प्रॉपर रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन शोइंग सेपरेटली ऑल रिसिप्ट इशूज एंड बैलेंसेस both in quantities and cost of each raw material required for the production of goods or rendering of services। तो CRA1 के हिसाब से कंपनी को मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके रिसीट होने का, इशू होने का, बैलेंस क्या बचा है, उसको मेंटेन करना है। जैसे बीन कार्ड उसको मेंटेन करना होगा। मटेरियल अगर आप गेट पर रिसीव हो रहा है तो रिसीव होने के बाद वो इंस्पेक्शन में जाता है और इंस्पेक्शन होने के बाद जब वहाँ से क्लियरेंस मिलता है तब गुड्स रिसिप्ट नोट उसका इशू होता है या SRV इशू होता है। और GRN इशू होने के बाद ही वो बिन कार्ड में इसका एंट्री होगा और स्टोर लेजर में जा कर के वो एंट्री होगा। तो इन सारे को रिकॉर्ड को हमको चेक करना है एज ए ऑडिटर या वहाँ पर हम ऑफिसर हैं, तो मुझे एश्योर होना है कि मटेरियल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, उसका सारा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए और इन टाइम होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मोर डिले। ऐसा नहीं है कि आज मटेरियल आ गया और उसका GRN रिसीव होने में 1 महीना 2 महीना का टाइम लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमें एश्योर होना चाहिए अपने, अगर आप किसी कस्टम बजट में ऑफिसर है तो अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा ये एश्योर कराना होगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। सेकेंड CRA1 बोल रहा है कि मटेरियल रिसिप्ट है वो उसका वैल्यू जो हम करेंगे वो परचेज प्राइस और इंक्लूडिंग ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्रेट, इनवर्ट्स, इंश्योरेंस, ये सारा के साथ इंक्लूड रहेगा। और नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, रिबेट्स और टैक्सेस, ड्यूटीज अगर कुछ मुझे मिल रहा है गवर्नमेंट अथॉरिटी से तो उसको वहाँ पर घटा देंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 भी सेम बात मेंशन कर रहा है। The material receipt should be valued at purchase price including duties and taxes, freight, inward, insurance and other expenditure directly attributable to procurement. Net of trade discount, rebate, taxes and duties refundable or to be credited by the taxing authorities. That can be quantified with reasonable accuracy at the time of acquisition। तो यहाँ पर देखिए कि CRA1 में जो प्रोविजंस दिया गया है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रोविजंस है बोथ आर इक्वल एंड सेम। अब है कि अगर मटेरियल जो हम परचेज कर रहे हैं वो हो सकता है हम इंडिया के अंदर से ही परचेज कर रहे हो तो मेरा इंडिजीनियस नेचर का हो गया, वो इंपोर्ट होके आ रहा हो, हम बाहर से उसको आयात कर रहे हैं अदर कंट्री से, या हम सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 3 कैटेगरीज का हमारे पास मटेरियल हो सकता है। वो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर 3-4 तरीके का कॉस्ट होता है। एक होता है कि जो सेलर है वो केवल CF, कॉस्ट एंड फ्रेट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मटेरियल को जहाँ से वो बंदरगाह से, जिस जगह से वो CP8 से वो डिस्पैच होगा इंडिया के लिए, उस पोर्ट में जाकर के जहाज़ तक पहुँचा देना, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे वो चार्ज करेगा मटेरियल का कॉस्ट प्लस फ्रेट। अगर दूसरा एग्रीमेंट है कि नहीं CF&I, कॉस्ट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये तीनों रिस्क को अगर सेलर कवर कर रहा तो CIF होगा, या फ्री ऑन बोर्ड FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड, इस तरह का कंडीशन, या फ्रेट ऑन रेल। तो ये हमको देखना होगा कि क्या कंडीशंस यहाँ पर, एग्रीमेंट क्या है बिटवीन द सेलर एंड परचेजर, और उसके बिल ऑफ मटेरियल को हमको चेक करना है। अगर इंपोर्ट होके आ रहा है तो जब तक वो हमारे इंडिया के पोर्ट तक पहुंच जा रहा है, वहाँ तक जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो मटेरियल का पार्ट होगा।
उसके बाद जब वो मूवमेंट करेगा विद इन इंडिया तो वहाँ पर जीएसटी लगता है, और जीएसटी लगेगा तो वहाँ पर हम लोग उसका इनपुट क्लेम कर लेंगे। जब हम इनपुट क्लेम करेंगे मटेरियल के ऊपर, तब फिर वो मटेरियल का पार्ट नहीं होगा वो। तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस से मतलब हो गया जो भी अगर कस्टम से रिलेटेड या अदर कोई टैक्सेस अगर हम पे कर रहे हैं और वो मुझे रिफंड नहीं हो रहा है, उसका मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर मटेरियल कॉस्ट। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हमें वापस मिलता है, गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ इंसेंटिव हमें मिलता है, तो इस तरह का कोई अगर रिकवरी हो रहा है या ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को मटेरियल कॉस्ट से हमको एडजस्ट कर देना है। बैलेंस अमाउंट बचेगा वही हमें कॉस्ट शीट में लेना है और कॉस्ट अकाउंट में उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है कि फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल शैल नॉट बी पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। CRA1 भी यही बात बोल रहा है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बात बोलता है। तो अगर हम मटेरियल कॉस्ट करने के लिए मान लीजिए मेरा CC अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट लिए हुए हैं, या इम्पोर्टेड मटेरियल के लिए मैंने किसी और थर्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, वो वहाँ पर वो पेमेंट कर दे रहा है हमारे बिहाफ में, बिल डिस्काउंट है या इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हम कोई अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो मटेरियल के कॉस्ट में चार्ज नहीं होगा। अगर हम सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मटेरियल को अपने फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, तो वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करने में जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू दैट प्रोडक्शन प्रोसेस, इस तरह के जो भी कॉस्ट होंगे उनको वहाँ पर उसको इंक्लूड करेंगे, और फाइनली वो जो फिगर आएगा, अमाउंट आएगा, वो उस मटेरियल का कॉस्ट होगा और उसको हम कॉस्ट शीट में ऐड करेंगे, मटेरियल कॉस्ट में उसको ऐड करेंगे। और दोनों यहाँ पर भी आप अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे CRA1 में भी वही बात लिखा हुआ है जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अगर वो कैप्टिव कंज्यूम कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से उसका डेराइव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हम रिफैक्ट्री ब्रिक्स के इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो ब्रिक्स है उसको पकाने के लिए दो तरीके से करते हैं। फर्नेस के अंदर या तो फर्नेस ऑयल का यूज करते हैं या हम HP गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको। तो वो गैस प्रोड्यूस करने के लिए एक गैस प्रोड्यूसर प्लांट अलग रहता है जहाँ पर कोल को यूज किया जाता है, कोल को जला करके वहाँ से उसका गैस एक तैयार करते हैं और उस गैस को फिर हम फ्लो करते हैं फर्नेस के अंदर। उसी तरह स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कार्बन के कोई कंटेंट को हटाने के लिए और ओर को जलाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार करते हैं कोक ओवन में। तो वो एक कैप्टिव कंज्यूम हुआ। तो वो जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कोक ओवन में अगर गैस प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर उसको लिए कोल को बर्न करते हैं। कोल बर्न करने को वहाँ पर एक गैस तैयार होता है, उस गैस को फिर हम ब्लास्ट फर्नेस में यूज करते हैं। तो उस कोक ओवन हमारा एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो जाएगा और उस वहाँ पर गैस को तैयार करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, कोल का कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वट एवर कॉस्ट जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारा उसमें इंक्लूड होगा और वो फिर मटेरियल कॉस्ट में ऐड होकर के आगे के प्रोसेस में बढ़ जाएगा। तो ये पैरा उसी बात को बोलता है। नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, plant equipment and depreciated accordingly. Otherwise, such items shall be classified as inventory. सेम चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लिखा गया है। अब यहाँ पर अब इसको थोड़ा और हम एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर माइनिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर HEMM का यूज होता है, हेवी अर्थ मूवर्स, बड़े बड़े डोजर्स, क्रेन, इन सब का यूज किया जाता है। तो बहुत सारी कंपनी उसका जो सेफ्ट होता है, कुछ मेजर पार्ट होता है, वो इन हाउस उसको तैयार किया जाता है और जब उसका वो पार्ट ख़राब होता है तो उसको वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर उसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, अगर 2 साल 3 साल चलेगा तो अकॉर्डिंगली उसको हम लोग डेप्रिसिएट करते हैं, एमोटाइज करते हैं, वो मटेरियल कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करते। जैसे एक ट्रक है, अगर उसका पूरा डाला को चेंज कर दिया है तो डाला का लाइफ 5-6 साल चलेगा, तो वो 5-6 साल में उसको डेप्रिसिएट करेंगे, ना कि हम उसके मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह के एग्जांपल है
इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। नेक्स्ट है, अगर कोई भी नॉर्मल लॉस या स्पॉयलेज ऑफ मटेरियल होता है प्रायर टू रीचिंग द फैक्ट्री or at place where the service are provided shall be absorbed in the cost of balance material, net of amounts recoverable from suppliers, insurance carrier or recoveries from disposal। ये क्वाइट ऑब्वियस है, अगर रॉ मटेरियल मेरा डिस्टेंस से आ रहा है तो इन ट्रांजिट कुछ ना कुछ वहाँ पर लॉस होता ही होता है। हो सकता है वो इवापोरेट हो, या अगर ओपन आ रहा है तो वो कहीं रास्ता में गिर सकता है। जैसे आप जनरली देखते होंगे, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, हमारे आगे कोई अगर ट्रक चल रहा है उसमें गिट्टी है या कोयला लदा हुआ है तो वो कुछ कुछ पार्ट उसका रास्ता में गिरता चलता है। अगर ट्रेन में मालगाड़ी में कोयला जा रहा ओपन है तो कुछ वो गिरता है, चोरी भी होता है वहाँ पर। तो ऐसा कितना, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का अपना एक पॉलिसी होता है कि कितने लॉस को वो नॉर्मल माने। इन जनरली 5% प्लस माइनस को हम लोग नॉर्मल लॉस मानते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेरा रॉ मटेरियल है और वो 50,000 kg का हमने ऑर्डर किया, 50,000 kg ट्रांसपोर्ट होकर मेरे पास आया और उसका 100 रुपये पर kg रेट है, तो उस मटेरियल का कॉस्ट 50 लाख रुपया हो गया। लेकिन जब फैक्ट्री में पहुंचा हमारे पास तो वो रास्ते में इन ट्रांजिट 1,000 kg का लॉस हो गया, तो मेरे पास रिसीव हुआ 49,000 kg। और कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से अगर ये 1,000 लॉस नॉर्मल लॉस है तो यहाँ पर जो रेट है मेरा पर kg, वो अगर 50,000 को हम 49,000 kg से डिवाइड करेंगे तो रेट मेरा क्या आ जाएगा, 102 रुपया पर kg। लेकिन मेरे बिल में, परचेज के बिल में क्या होगा, वहाँ पर रेट लिखा होगा 100 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल लॉस है तो उसके क्वांटिटी जो रिसीव हो रहा है उसके साथ उसको एडजस्ट कर देते हैं, और जब हम कॉस्ट में इसको चार्ज करेंगे तो वहाँ पर 102 रुपये पर kg के हिसाब से चार्ज करेंगे, ना कि 100 रुपये पर kg के हिसाब से चार्ज करेंगे। उसी तरह अगर लॉस ड्यू टू सिंकेज या इवैपोरेशन हो रहा है तो उसको भी, उससे जो क्वांटिटी एक्चुअल आया उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके हम मटेरियल कॉस्ट को पर यूनिट जो चार्ज करना है वो हम लोग कॉस्ट में लेंगे। अगर इम्पोर्टेंट मटेरियल है तो फॉरेक्स कंपोनेंट जो होगा, जिस डेट में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका एंट्री करेंगे, वही मेरा मटेरियल कॉस्ट होगा। अगर पेमेंट करने के टाइम में अगर उस करेंसीज का रेट ऊपर नीचे हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, मान लीजिए जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मटेरियल, इम्पोर्टेंट मटेरियल को एंट्री कर रहे थे, उस समय उसका रेट पर kg या पर यूनिट 100 रुपीज़ डॉलर था। जब हम उसको पेमेंट करने गए तो वहाँ पर रेट हो गया, डॉलर का रेट हो गया सपोज 101 रुपया। ये जो वेरिएंस है 1 रुपया ज़्यादा पे करना पड़ा, तो दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो हमारे मटेरियल में, इंपॉर्टेंट मटेरियल के कॉस्ट में जिस डेट में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, यानी बिल ऑफ मटेरियल में जो रेट है उसी रेट को लेना है। बाद में फ्यूचर में पेमेंट के टाइम में अगर कोई रेट चेंज होता है करेंसी में तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हमें मटेरियल कॉस्ट में नहीं लेना है। एनी डैमेज और डिटेंशन चार्जेस और पेनाल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटीज शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बात बोल रहा है। तो कोई भी डैमेज अगर है मटेरियल कॉस्ट में, मान लीजिए हमको रेल से कोई मटेरियल आया मेरे पास में, रैक आ गया, और आपको उसका एग्रीमेंट रहता है कि आप विद इन 24 आवर्स जैसे ही आपको फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर वो रेल का रैक इन किया तो अगले 24 घंटे के अंदर उसको आपको अनलोड कर देना है और रैक को वापस भेज देना है। अगर बियॉन्ड 24 घंटे आप के बाद उसको भेजते हैं तो वहाँ पर आपको डैमरेज चार्ज देना होगा। तो इस तरह का डैमरेज चार्ज या कोई पेनल्टी अगर पे करते हैं तो वो उसका कॉस्ट मटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। एक कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा था, वहाँ पर इस बात को लेकर के मेरे साथ बहुत डिस्कशन हुआ। वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे मेरा ये इनहेरेंट है, नेचर है, ये डैमरेज कॉस्ट मेरा मटेरियल का ही पार्ट होगा। मैंने उसको क्वालिफाई किया, ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है। और उस पीरियड में CRA 1 में ये बात मेंटेन नहीं था, वहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ था। मेरे रिपोर्ट जाने के बाद गवर्नमेंट ने फिर ये CRA 1 को अमेंड किया
और यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन किया कि डैमरेज और डिटेंशन चार्ज विल बी नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। कोई अगर सब्सिडी या ग्रांट या इंसेंटिव मिल रहा है तो जिस ईयर में वो मिलेगा उस साल में उसको आपको मटेरियल कॉस्ट से घटा देना है। मान लीजिए आपने पिछले 24-25 में मटेरियल कॉस्ट यूज किया, उसका सब्सिडी या कोई इंसेंटिव या कोई ग्रांट है वो आपको 26-27 में मिल रहा है, तो 26-27 में जो आपको इंसेंटिव या ग्रांट रिसीव हुआ तो 26-27 में जो मटेरियल का कॉस्ट है वहाँ से उसको माइनस कर देंगे। लेकिन जब आप पीएल अकाउंट देखेंगे या ट्रायल देखेंगे तो वहाँ पर वो क्रेडिट साइड में फिगर दिखेगा। लेकिन जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, मटेरियल कॉस्ट को डिराइव करेंगे तो अपने मटेरियल कॉस्ट से इस अमाउंट को घटा देना है। नेक्स्ट है इशू शैल बी वैल्यूड यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड एज पर द प्रोविजंस कंटेन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये CRA 1 बोल रहा है और हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या बोलता है, इशू शैल बी वैल्यूड यूजिंग एप्रोप्रिएट एंज्यूशन ऑफ कैश फ्लो। वो बोल रहा है आप फर्स्ट इन फीफो मेथड फॉलो कर सकते हैं या लीफो मेथड फॉलो कर सकते हैं, वेटेड एवरेज रेट मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को आप मटेरियल के वैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं और इसको आपको कॉस्ट रिकॉर्ड में डिस्क्लोज करना है कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं और वो परसिस्टेंटली सेम मेथड यूज होना चाहिए। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, पहले फीफो कर रहा था बाद में वो लिफो में आ गया या वेटेड एवरेज कॉस्ट में आ गया, तो दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज इन योर कॉस्ट रिकॉर्ड। आपको बताना होगा कि क्यों आप स्विच ओवर किए इस मेथड से। मटेरियल कॉस्ट आर अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। Where material are accounted at standard cost, the price variance related to material shall be treated as part of material cost. अगर किसी कंपनी में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर अगर एक्चुअल वेरिएशन, जब वेरिएशन एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअल वेरिएंस होने के बाद वेरिएशन एनालिसिस में जो एक्चुअल कॉस्ट आएगा उसी को मटेरियल कॉस्ट फाइनली कॉस्ट शीट मिलेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, कंपनी एक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस पे एक स्टैंडर्ड फिक्स करती है फॉर कॉस्ट कंट्रोल कि वो हमको अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स पर्टिकुलर मटेरियल का इतना यूनिट यूज होना चाहिए स्टैंडर्ड में और उसका रेट ये आएगा, उसके हिसाब से वैल्यू ये होगा। लेकिन और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट तैयार किया जाता है जहाँ पर ये कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट को मेथड को फॉलो करती है जिस कंपनी में, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट तैयार किया जाता है। फिर एक्चुअल जो डाटा आता है फिर उन दोनों को कंपेयर करके दोनों का एनालिसिस किया जाता है और जो वेरिएंस एनालिसिस आएगा एक्चुअल में उस कॉस्ट को मटेरियल कॉस्ट में लेना है फाइनली अपने कॉस्ट से। जब मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट था कि हमको एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए अगर मेरे को 2 यूनिट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा और उसका रेट 100 रुपीज़ पर यूनिट है, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की जगह वो 3 यूनिट लग गया और रेट भी 100 की जगह 100 रुपीज़ 105 रुपये लगा। तो ये जो वेरिएंस हुआ तो इसके हिसाब से जो एक्चुअल के हिसाब से जो मेरा कॉस्ट आएगा दैट विल बी मटेरियल कॉस्ट। यही बात ये CRA 1 भी बोलता है और मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बात यही बोल रहा है। कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट होगा तो दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अगर 5% से बियॉन्ड मेरा आपका ड्यूरिंग द ट्रांजिट लॉस हुआ तो उसको फिर हम मटेरियल कॉस्ट में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो मेरा लॉस होगा और दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट और वो लॉस रिकॉन्सिलेशन में चला जाएगा। Wherever material cost include transportation cost, determination of cost of transportation shall be governed by CAS 5 cost accounting standard on determination of average equalized cost of transportation। CRA 1 भी वही बात बोल रहे हैं कि wherever material cost include transportation cost, determination of cost of transportation shall be governed by para number 9 on determination of cost of transportation। para number 9 बोल रहा है वही cost accounting standard 9 हमारा जो स्टैंडर्ड 5 उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ पर निकलता है।
तो जहाँ पर आपको देखना है कि मटेरियल कॉस्ट जो उसका फ्लो हो रहा है, मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन ट्रांजिट नहीं, ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे फैक्ट्री में आने के बाद। अगर मेरा फैक्ट्री, मेरा प्रेमाइसेस का जो डायमीटर है वो सपोज अगर मेरा फैक्ट्री 20 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, 30 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, तो वहाँ पर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो उसका कॉस्ट हम यहाँ पर अलग से निकालेंगे। उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। वहाँ पर क्या है, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ फ्लीट्स, कितनी गाड़ियाँ यूज हो रही हैं, वो कंपनी का खुद का खरीदा हुआ है या वो लाइसेंस पे लिया हुआ, भाड़ा पर हायर करके लाया है, तो नंबर ऑफ गाड़ी कितना चल रहा है, उसमें कितना पेट्रोल डीजल लगा, कितना बैटरी लग रहा है, बैटरी का कॉस्ट क्या है, टायर कितना कंज्यूम हो रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस क्या हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर व्हीकल्स को जो कि उसमें लगा हुआ है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड जितना कॉस्ट होगा उसका एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनेगा उस पर्टिकुलर ईच एंड एवरी व्हीकल्स का, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा उस मटेरियल के कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं विद इन द फैक्ट्री तो उसको हम कार्टेज बोलते हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है तो वहाँ पर जो मेरा कॉस्ट आएगा उस ट्रांसपोर्टेशन में, उस गाड़ी का कॉस्ट जो आएगा जो उस मटेरियल को मूवमेंट में लगा हुआ है, तो उसको मटेरियल के कॉस्ट में ऐड करें। बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो NHI का काम, रोड बन रहा है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबा रोड बनता है, तो मटेरियल उसका बनाने के लिए जो मटेरियल है रोड तैयार करने के लिए वो एक जगह डंप किया जाता है, और वहाँ से फिर वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक के द्वारा, बड़े बड़े डंपर के द्वारा। तो उस ट्रक को, उस फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट आएगा उसको उसके मटेरियल रोड के को बनाने में जो मटेरियल इंक्लूड यूज हो रहा है उसके साथ उसको हम ऐड करेंगे। तो ये है CRA 1। सिमिलरली अगर सेल्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, सब असेंबली प्रोडक्ट है, तो उस सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, अदर कॉस्ट है, उसको वहाँ पर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसके कॉस्ट को हम मटेरियल कॉस्ट में एब्जॉर्ब करेंगे, उसको पास ऑन करेंगे। सिमिलरली कोई अगर नॉर्मल स्क्रैप है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अगर स्क्रैप हो रहा है, जनरली वेस्टेज होता ही है प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं है कि आप 100 kgs इनपुट अगर लगाएं तो 100 kgs आउटपुट होगा, देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो जो नॉर्मल आउटपुट हो रहा है, अगर नॉर्मल लॉस है तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अगर अब नॉर्मल स्क्रैप आ रहा है या उसको हम सेल आउट कर रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है उसको हमको कॉस्ट से, मटेरियल के कॉस्ट से हमको माइनस कर देना है। मटेरियल कॉस्ट को असाइनमेंट करना है। अगर वो डायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में ये कॉस्ट, ये मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उसको हम वहाँ पर चार्ज करेंगे, या ये प्रोसेस मटेरियल लग रहा है या केमिकल लग रहा है। अगर किसी कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और सेम मटेरियल हर प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे फिर मुझे कोई एक साइंटिफिक तरीके से उसको असाइन करना होगा। या तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से उसको हम वहाँ पे असाइन करेंगे, या अदर कोई मेथड के हिसाब से उसको असाइन करना है। और अगर वो पूरा मटेरियल डायरेक्ट एलोकेट हो रहा है तो उसको हमको एलोकेट करना है। नेक्स्ट है where material is processed or part manufactured by a third party accordingly to a specification provided by the buyer. The processing or manufacturing charges payable to third parties shall be treated as part of the material cost. जैसे फाउंड्री के लिए या कोई फर्दर हमको मान लीजिए फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो वो मटेरियल को हमको अगर बाहर भेजना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के लिए फॉर फर्दर उसका प्रोसेस के लिए, तो उस पर जो हम पेमेंट करेंगे, जो उसका प्रोसेस कॉस्ट आएगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट। अगर हम उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी में, तो सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जो पेमेंट करेंगे वो उसका भी कॉस्ट को हम मटेरियल में कॉस्ट में ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर है मटेरियल का, तो उसको एक वैल्यूएबल सूटेबल तरीके से उसको हमको चार्ज करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर के हिसाब से।
The cost of materials like catalysts, dials, tools, molds, pattern, etc., which are relatable to production over a period of time, shall be amortized over the production and benefited by such cost. अगर कोई साँचा मोल्ड्स या ढांचा बनाया हुआ जहाँ पर हम उस मटेरियल को वो शेप में बदलते हैं, जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जब ब्रिक्स बनता है, फायर ब्रिक्स अगर बनाते हैं तो रॉ मटेरियल जो होता है उसको एक उसमें केमिकल से मिला करके एक आटा के रूप में, एक गीला आटा के रूप में फॉर्म उसको किया जाता है और डिफरेंट साइज का मोल्ड रहता है। जैसा मटेरियल ईटा का हमको साइज रखना है, छोटा, बड़ा, मीडियम, बड़ा साइज का, तो उसके हिसाब से मोल्ड बनता है। तो उस आटा के रूप में जो मॉइस्चर्ड पाउडर को उसमें रखा जाता है, फिर प्रेस मशीन में डाल करके उसको प्रेस करके ब्रिक तैयार किया जाता है। तो जो मोल्ड उसके लिए तैयार करते हैं वो मोल्ड का लाइफ 1 साल से ज़्यादा, अगर वो 2 साल 3 साल तक चलता है, तो उस मोल्ड के कॉस्ट को हम सेम ईयर में चार्ज नहीं करेंगे। अगर वो 3 साल का लाइफ है तो उसके कॉस्ट को 3 साल तक उसको एमोटाइज करेंगे, मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये पार्ट यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, या कंपोनेंट हो सकता है, या सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, या सब असेंबलीज हो सकता है। इस तरीके से मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आपको मटेरियल का कैटेगराइज करना है। डायरेक्ट मटेरियल जो आएगा, आप जो उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे या कॉस्ट शीट में दिखाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाना है कि वो इंडिजीनियस है कि इम्पोर्टेड है या सेल्फ मैन्युफैक्चर है। आपको टूल स्टाइल्स, स्पेयर मटेरियल्स, कंज्यूमर्स को अलग से शो करना है कॉस्ट शीट के अंदर, और डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द कॉस्ट स्टेटमेंट डीलिंग विद डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। क्वांटिटी एंड रेट ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज। मेजर आइटम्स क्या होगा? उस आइटम का जिसका कॉस्ट टोटल मटेरियल कॉस्ट का अगर 5% है या उससे ज़्यादा आता है तो आपको सेपरेटली कॉस्ट शीट में शो करना है। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, आप फीफो फॉलो कर रहे हैं या लिफो कर रहे हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो आपको डिस्क्लोज करना है। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई अगर चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। अब नॉर्मल कॉस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं होगा, और ये डिस्क्लोजर आपको फुट नोट में देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मटेरियल के कॉस्ट को या केमिकल्स के कॉस्ट को हमको डेराइव करना है, उसको अपने उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और कॉस्ट शीट में लेके जाना है। और कॉस्ट शीट में जहाँ पर ये मटेरियल कॉस्ट हम दिखाएंगे, तो जब इसका कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए जो एनेक्सर बनता है, तो इस मटेरियल कॉस्ट के लिए अलग से एक कॉस्ट शीट तैयार होगा। उसमें एक पार्ट होगा, एक अलग शीट रहेगा जहाँ पर डिटेल ऑफ मटेरियल, ऑल आइटम्स को वहाँ पर दिखाएंगे। स्टील कितना लग रहा है, सीमेंट कितना लग रहा है, कोल कितना लग रहा है, अदर मटेरियल्स को वहाँ पर सेपरेटली दिखाना होगा जिसका कि मटेरियल का 5% या उससे ज़्यादा है। तो जब भी आप कॉस्ट शीट तैयार करेंगे या आप कॉस्ट ऑडिट करने गए हैं तो आपको ये देखना होगा कि मटेरियल कॉस्ट सही तरीके से डेराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको टैली में उसके डाटा को देखना है, ट्रायल के सारे हेड को एक बार देखना है। अगर कहीं स्क्रैप दिख रहा है तो आपको देखना है कि ये किस चीज़ का स्क्रैप है, स्पॉयलेज क्या है, मटेरियल से रिलेटेड उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसको देखना है। इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट करना है मटेरियल का, और आपको कॉस्ट शीट अगर आप बना रहे हैं या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पैसेंसली आपको देखना है। और आज मैं यहीं पर इसको एंड कर रहा हूँ। अगला वीडियो में मैं कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी के पर आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो आप इसको हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।